जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टारगेट बायोलॉजी में। आज मैं फिर आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा साथियों आपके लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है उनके, यानी आपको बताना है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भिन्नता किस में होती है। क्या उनके कोशिका भित्ति में भिन्नता होती है, क्या उनके केंद्रक में भिन्नता होती है, क्या उनके मीसोसोम में भिन्नता होती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, तो आपको इनका सही आंसर देना है। और साथियों जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उनके कोशिका भित्ति में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है साथियों, आइए आज के अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, यानी जो डीएनए के दो भाग कटे हुए हैं तो डीएनए के दोनों भाग को जोड़ने के लिए से इनमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों हम लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, आप जानते हैं कि लाइगेज एंजाइम को जेनेटिक ग्लू या जेनेटिक गम भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं। आपको बताना है कि जैविक रूपांतरित जीव कैसे हो सकते हैं। आपको बताना है कि रोगाणु प्रतिरोधक हो सकते हैं, क्या सूखा प्रतिरोधक हो सकते हैं, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो जैविक रूपांतरित जीव होते हैं उनमें रोगाणु प्रतिरोधक भी होता है और सूखा प्रतिरोधक भी होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों। आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि एक प्लाज्मिड आपको बताना है कि एक प्लाज्मिड कैसा होता है। ठीक है साथियों, तो एक प्लाज्मिड कैसा होता है, क्या वह खुद से अपने जैसा बन सकता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि लाइपेज से संबंधित होता है, क्रोमोजोम से संबंधित होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो साथियों अभी कल ही मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था प्लाज्मिड क्या होता है, और प्लाज्मिड के में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड में एक प्रारंभिक द्विगुणन स्थान पाया जाता है जहाँ से जो प्लाज्मिड होता है वह द्विगुणित करके खुद से ही अपने जैसा बन सकता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कि प्लाज्मिड खुद से अपने जैसा बन सकता है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इको R1 एंजाइम का स्रोत क्या है। आपको बताना है कि इनमें से इको R1 एंजाइम का स्रोत जनरली क्या हो सकता है। तो साथियों इको R1 का जो स्रोत है वह ई कोलाई होता है। ई कोलाई दैट मीन्स इशरिचिया कोलाई। ठीक है साथियों, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है। आपको बताना है कि इनमें से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस यह दो के दोनों क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, क्योंकि यह दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स हैं। ठीक है साथियों, इसलिए यह दोनों आंसर न सही होते हुए आंसर नंबर जो डी है यह सही होगा। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जल विद्युत का संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग होता है। आपको बताना है इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या होता है। ठीक है, पहला आंसर दे रखा है क्या डीएनए को पृथक करने में, क्या आरएनए को पृथक करने में, प्रोटीन को पृथक करने में, या सभी को पृथक करने में। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि सभी को पृथक करने में इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। पूछ रहा है कि प्रतिबंध एंजाइम हिंड थर्ड का स्रोत कौन है। आपको बताना है कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हिंड थर्ड है, इसका स्रोत क्या होगा। क्या इशरिचिया कोलाई होगा, क्या बी कोलाई होगा, क्या बैसिलस होगा, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होगा। तो हाँ साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इस्तेमाल होने वाला पहला प्रतिबंध एंजाइम कौन है। आपको इनमें से बताना है
कि पहला प्रतिबंध एंजाइम कौन है जिसका आनुवंशिक अभियांत्रिकी में यूज किया गया था। तो साथियों उस एंजाइम का नाम है EcoR1। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एगारोज किससे प्राप्त होता है, यानी जो एगारोज जेल होता है वह किससे प्राप्त होता है साथियों। तो उसे प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से। उसे किससे प्राप्त किया जाता है साथियों, समुद्री घास से उसे प्राप्त किया जाता है। आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में क्लोनिंग हेतु किस संवाहक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि किस संवाहक का उपयोग किया जाता है, क्या PBr 322 का, क्या टाइप्लाज्मिड का, या A और B दोनों का, या किसका, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों A और B दोनों यानी PBr 322 और टाइप्लाज्मिड दोनों का किया जाता है। ठीक है साथियों, कल मैंने अभी आपको क्लास में बताया था कि PBr का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कमेंट में मुझे करके बताइए कि P फॉर क्या होता है और BR फॉर क्या होता है। ठीक है साथियों, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि EcoR1 एंजाइम निम्नलिखित में से किस अनुक्रम को पहचानता है। ठीक है, आपके सामने कुछ अनुक्रम दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि यह किस अनुक्रम को पहचानता है। ठीक है साथियों, तो साथियों यह ग्वानिन और एडेनिन को पहचानता है। ठीक है, यानी जो ग्वानिन और एडेनिन के मध्य से यह क्या करता है, DNA अनुक्रम को कट करता है। ठीक है, इसलिए ग्वानिन और एडेनिन के मध्य को क्या करता है, पहचानता है। आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि DNA के पृथक्करण के दौरान जीवाणु में कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जब हम जीवाणु से DNA को पृथक करते हैं तो कौन से एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, आपको बताना है क्या लाइसोजाइम का यूज करते हैं, क्या काइटिनेज का यूज करते हैं, क्या सेलुलेज का यूज करते हैं, या प्रोटीनेज का यूज करते हैं। ठीक है साथियों, तो हम आपको बता दें जीवाणु से निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लाइसोजाइम का यूज करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त सबसे सामान्य जीवाणु का नाम बताना है आपको। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त सबसे सामान्य जीवाणु का जो नाम है साथियों, उसका नाम हो जाएगा इशरिचिया, यानी इसका पूरा नाम इशरिचिया कोलाई होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DNA पूर्ण यौगण तकनीक में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज वृहद पैमाने पर उपयोग किया जाता है, यह किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि यह जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है यह किससे प्राप्त किया जाता है, क्या बैक्टीरियोफेज से, क्या जीवाणु कोशिका से, प्लाज्मिड से, या सभी प्रोकैरियोटिक से। ठीक है, तो जिन्हें सभी प्रोकैरियोटिक से नहीं, जीवाणु कोशिका से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि फ्लावर सांभर, ठीक है, फ्लावर सैवर होगा, फ्लावर सैवर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है। आपको बताना है कि फ्लावर सैवर जो है वह किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है। तो आप सभी को पता है कि वह टमाटर का एक ट्रांसजेनिक क्या है, प्रकार है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों, पूछ रहा है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है। आपको बताना है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है। तो साथियों विटामिन ए जो होता है वह गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज काटता है। जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज है यह कहाँ से कट करता है। पूछ रहा है कि क्या एक DNA रज्जु को विशेष स्थान से, जी नहीं, एक रज्जु को नहीं काटता है। पूछ रहा है दूसरा कि DNA के दोनों रज्जुओं को काटता है। फिर अगला कह रहा है कि DNA के दोनों रज्जुओं को किसी भी स्थान से काटता है। ठीक है, या पूछ रहा है कि एकल रज्जु की RNA को काटता है। ठीक है, हम आपको बता दें कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यह दोनों रज्जुकों का काटता है। लेकिन तीसरा आंसर भी कह रहा है कि दोनों रज्जुकों को किसी भी स्थान से काटता है, तो जी नहीं, विशिष्ट स्थान से काटता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है और सी गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप RNA प्राइमर का नाम सुने होंगे,
ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आरएनए प्राइमर, डीएनए प्राइमर, तो इनका प्रयोग साथियों पीसीआर में किया जाता है। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ठीक है साथियों, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की जड़ों से ट्यूमर पैदा करता है। ठीक है, आपको बताना है कि पौधों की जड़ों से ट्यूमर कौन पैदा करता है। तो साथियों उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी केसियस। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, ट्यूमर पैदा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि एगारोज का प्रयोग किया जाता है। एगारोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है साथियों, तो एगारोज का प्रयोग किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका एक आंसर करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि एग्रोज जेल प्राप्त किससे किया जाता है। यह क्वेश्चन साथियों रिपीटेड है, अभी आपको इसका आंसर बताया गया था समुद्री घास से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन का कौन उदाहरण है साथियों, तो ग्लोबुलर प्रोटीन का उदाहरण हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है साथियों, हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन रेशेदार प्रोटीन का क्या है, उदाहरण है। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइब्रोजन। ठीक है, जो फाइब्रोजन है वो क्या है, रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पूछ रहा है कि कौन सा न्यूक्लिक अम्ल के बहुलक है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन न्यूक्लिक अम्ल का बहुलक है। क्या प्रोटीन है, जी नहीं प्रोटीन नहीं है। क्या न्यूक्लियोसाइड है, जी नहीं। क्या भारी धातुओं के नाभिक है, जी नहीं। साथियों न्यूक्लियोटाइड्स के ढेर सारे अणु मिलकर क्या करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षार आरएनए में मौजूद नहीं होता है, यानी इनमें से कौन ऐसा क्षार है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो साथियों थाइमीन नहीं पाया जाता है, थाइमीन डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित रहता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरासिल। यूरासिल जो होता है यह आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रतिबंध एंजाइम नहीं है। तो साथियों ईको R1 भी एक प्रतिबंध एंजाइम है, बाम एच फर्स्ट भी है, हिंड थर्ड भी है। जो पैक्टिनेज है यह क्या है, यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवकों को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है। ठीक है साथियों, तो कवकों को संसाधित करने के लिए काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि एंजाइम लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। जो लाइगेज एंजाइम है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो साथियों मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। जो डीएनए के खंड होते हैं यानी जो खंडित डीएनए होते हैं इनको जोड़ने में लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए लाइगेज एंजाइम को हम जेनेटिक ग्लू या जेनेटिक गम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल पहली प्रतिबंध एंजाइम का नाम बताइए। आपको बताना है कि सबसे पहले किस एंजाइम का प्रयोग किया गया था। तो साथियों उस एंजाइम का नाम है ईको R1 और इसको प्राप्त किया गया था इशरिचिया कोलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई कोलाई क्लोनिंग संवाहक PBR 322 में प्रतिबंध स्थल श्रृंखला मौजूद है। आपको बताना है कि PBR 322 में जो प्रतिबंध स्थल है कौन कौन से होते हैं। तो आपको दे रखा है क्या ईको R1 होता है या हिंड होता है या बाम एच फर्स्ट होता है या इनमें से सभी होते हैं। तो साथियों इनमें से सभी वाला जो आंसर है वो सही है। ये सब प्रतिबंध श्रृंखला स्थान क्या होते हैं, PBR 322 में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन तब चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा, आपको बताना है इनमें से कौन सा पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है। आपको बताना है
तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इंसुलिन साथियों जो है वो पहला क्या है, कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पौधों में पीड़कनाशी प्रतिरोधक जीन होता है, यानी जो पीड़कनाशी प्रतिरोधक जीन है वह किससे प्राप्त किया जाता है, तो साथियों वह बीटी से प्राप्त किया जाता है, यानी बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि टमाटर का ट्रांसजेनिक किस्म है। आपको बताना है कि जो टमाटर होता है उसका ट्रांसजेनिक किस्म कौन है। तो साथियों टमाटर का ट्रांसजेनिक किस्म फ्लेवर सेवर टमाटर होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि जीन अभियांत्रिकी मानव इंसुलिन किससे बनता है। ठीक है, आपको बताना है कि जीन अभियांत्रिकी में मानव इंसुलिन किससे बनता है। तो साथियों जीवाणु से बनता है। किससे बनता है, जीवाणुओं से बनता है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि बीटी कार्टन किससे प्रतिरोधी है। ठीक है, बीटी कार्टन किससे प्रतिरोधी है, तो आपको बताना है क्या कीट से है, आपको बताना है खरपतवारनाशी है, लवण है या सूखा है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कीटों से है। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची का क्या नाम है। आपको बताना है आणविक कैंची का नाम क्या है। ठीक है, या आणविक चाकू भी कहते हैं इसको, तो उसका नाम है साथियों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन है। आपको बताना है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन है साथियों। तो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम क्या है साथियों, तंबाकू। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है। तो साथियों खीरा जो है वह ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है। इनमें से कौन कौन है जो ट्रांसजेनिक जानवर के उदाहरण है। तो साथियों जो ये सभी हैं ये सभी ट्रांसजेनिक यानी जीन अभियांत्रिकी के द्वारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। ठीक है, यानी यह एक एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से होने वाला रोग है। तो यह किसके द्वारा दूर किया जा सकता है साथियों, तो जीन थेरेपी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि जैव डकैती, ठीक है, जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे, ठीक है, इसको आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि जैव डकैती क्या होता है। इसी को हम साथियों बायोपायरेसी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है क्या पारस्परिक ज्ञान, जैव अणु, जैव संसाधनों से जीनों को निकालना, या आपको बताना है जैव संसाधन या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसका नाम साथी हो जाएगा इंटरफेरान। ठीक है, इंटरफेरान द्वारा हम कैंसर निदान करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि दूध में कौन सा डाइसैकेराइड उपस्थित होता है। तो साथियों दूध में लैक्टोज शुगर उपस्थित होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन किसके अग्नाशय से निकाला जाता है। तो साथियों आपको बताना है कि किस जीव के अग्नाशय से निकाला जाता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सूअरों के अग्नाशय से इंसुलिन का जीन निकाला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ रहा है कि प्रथम परजीवी गाय का क्या नाम है। ठीक है, आपको बताना है प्रथम परजीवी गाय का क्या नाम है। तो साथियों उसका नाम है रोजी, नाम रखा गया था। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि बीटी क्या है। आपको बताना है कि बीटी क्या है। ठीक है साथियों, तो बीटी में आपको बताना है क्या बीटी एक जैव विष प्रोटीन है, क्या एक प्रतिरोधक है, या पीड़कनाशक है, या उपरोक्त सभी है। तो साथियों यह उपरोक्त सभी है।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव पीड़कनाशी है। आपको बताना है इनमें से कौन जैव पीड़कनाशी है। तो साथियों सभी के सभी क्या हैं, जैव पीड़कनाशी हैं। क्यों? क्योंकि सबका निर्माण क्या हुआ है, बीटी फसल है ये सब। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा थायमीन विटामिन है। इनमें से आपको बताना है कौन सा थायमीन विटामिन है। ठीक है साथियों, तो थायमीन जो विटामिन है वो साथियों कौन हो गया, B1। जो B1 विटामिन होता है उसे हम थायमीन विटामिन भी कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ रहा है कि किसी आनुवांशिक रोग को किस चिकित्सा पद्धति से दुरुस्त किया जाता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन चिकित्सा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है साथियों, पूछ रहा है कि बीटी आविश किससे प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है बीटी आविश किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है साथियों, तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका से प्राप्त किया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के किससे, तो आपको बताना है बीटी जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैसिलस थुरिंजिएसिस द्वारा स्रावित आविश प्रोटीन इनमें से कौन है। आपको बताना है कि जो बीटी जीवाणु है उसके द्वारा स्रावित आविश प्रोटीन कौन है साथियों। तो उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन बीटी जीवाणु के द्वारा जीवाणु में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये रहा आपके सामने बायोटेक्नोलॉजी का टॉप 50 क्वेश्चन। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।